तो एक गलत जो इसकी छवि बनी है पिछले हम समझते हैं कि 1990 से कह सकते हैं, उसकी कुछ पहले से भी, तो उसको आप सुधारने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं इस पर ये ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है और बहुत सारे देश और विदेश के पत्रकार और सभी लोग यहाँ जुड़े हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वो वैसे लोग यहाँ आकर के आप लोग से मिलें और यहाँ के लोगों से बातचीत करें, तो उनको पता चलेगा कि बिहार वैसा ही नहीं है जो कि अखबारों में सुर्खियों में रहता है और गलत खबरों के वजह से रहता है। लेकिन ये सब जो खबरें हैं ये दबी रह जाती हैं। खैर, हम लोग कुंदन जी या विनोद जी इस लिए काम नहीं कर रहे हैं, या आप लोग, कि हमारा नाम हो अखबार में, ये फ़ोटो छपे। थोड़ा सा उससे उत्साहवर्धन ज़रूर होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैं गांव में घुस रहा था तो उस समय भी हमको लगा कि व्यवस्थित गांव है। तो सुराज जी ने हमारे गांव की बहुत प्रशंसा की, लेकिन मुझको लगता है कि ये गांव तो उससे भी बड़ा गांव है। हमारे गांव को 1952 में आदर्श गांव घोषित किया गया था कुबोली गाँव को। तो सुराज जी ने थोड़ा हिंट किया कि काबुली वालों का एक गांव था कुबौली, उसके कारण हमारे पूर्वज एक राम सिंह थे जो कि सरेसा परगना के मुख्य थे। और हम लोग का मतलब मुगल सम्राट के साथ के समय से ही हम लोग मतलब उनके सेना में हम लोग हमारे पूर्वज लोग काम करते थे। उसके कारण से हम लोग को वो मतलब राम सिंह हमारे ये बड़े ये हुए, तो वो उन्होंने काबुली लोगों से ये गांव खरीद लिया, तो उसका नाम कुबौली राम, काबुली से कुबौली हो गया। तो ये एक हमारी कहानी, गांव की कहानी है। आपके गांव की कहानी तो बहुत बड़ी है। इतने लोग सेक्रीफाइस, इतने कांग्रेस पार्टी से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी, रामचरित्र बाबू का गांव है, चंद्रशेखर सिंह का गांव है। तो उनसे हम लोग को इंस्पिरेशन लेना है, खाली आप लोग को नहीं। आप तो यहाँ के हैं, जो सिमरिया या बिहार के लोग हैं, उनको तो इंस्पिरेशन मिलता ही है, लेकिन पूरे बिहार को, पूरे भारत को इससे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक ही परिवार में कोई है सो कांग्रेस का नेता है, कोई उनका पुत्र है सो कम्युनिस्ट का नेता है। तो ये एक भारतवर्ष में जो या सनातन संस्कृति हमारी है, उसमें जो एक विशेषता है कि हर तरह के विचार को जगह मिलता है, किसी को दबाने की का काम नहीं किया जाता है। इस बात का जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में भी लिखा है। तुम लोग जब और बड़े हो जाओगे तो मैं कहूँगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब ज़रूर पढ़ें। उसका हिंदी में भी है, और भारत एक खोज, और उसको आप पढ़िए। और ये जो विशेषता है, अभी हम लोग बड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, अभी घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सब हमारे संस्कृति का पार्ट है। ये पर्यावरण है, अमरूद का पेड़ है, इलाहाबाद में मैं काम किया हूँ। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, अपने संस्कृति धर्म को सुरक्षित रखते हुए, और सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को सम्मान देते हुए, उचित सम्मान देते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए हम लोग इतना आगे बढ़े। अगर भारत को कोई आगे मानता है, मानते ही हैं लोग, और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो उसके लिए हमको चिंता नहीं है। लेकिन आदिम काल से, एंशियंट टाइम से जो भारत ने जो विश्व को दिया है, मैं किताब भी लिख रहा हूँ तो मुझको थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। यहाँ से कैसे लोग कोरिया और जापान और चीन गए, यहाँ से जो बौद्ध भिक्षु लोग गए, और तो ये सब इतिहास है। तो कोई उसको भुलाना चाहे, हमको डिमोरलाइज करना चाहे कि नहीं आप लोग तो यहाँ पे सती प्रथा थी, यहाँ पे तो ये सती प्रथा थी, वहाँ कुछ घटनाएं हुई, कहीं कहीं पे होता था, राजस्थान में होता था, तो उसका एक अलग इतिहास है, क्यों होता था। तो उसको फिर जब अंग्रेज आए, और फिर यहीं के लोग, राजा राम राय जैसे लोग, जिनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से या जो पाश्चात्य
संस्कृति है उससे से उन्होंने सीखा और फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने उन सब प्रथाओं को दबा दिया। या कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत कहा जाता है, कास्ट सिस्टम भी बहुत बदल गया है, पहले वाली बात नहीं रही है। लेकिन जो भी अगर जाति प्रथा के कारण किसी का उत्पीड़न होता है तो हम लोग को ज़रूर उसका विरोध करना चाहिए। हम लोग सभी बराबर हैं। ब्रह्म की बात हम लोग करते हैं, ब्रह्म ने सबको बराबर बनाया है। और हम लोग तो ये विवेकानंद तो अद्वैत की बात करते थे। ब्रह्म और जीव जो है तो बिल्कुल एक समान है। हम लोग एक ही शक्ति के पार्ट हैं। हम लोग चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, एक ही शक्ति के पार्ट है। पेड़ पौधे और जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत में जितना भी चीज़ आप देखते हैं सभी ईश्वर का ही अंश है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ईश्वर से अलग है। और उसमें ये भी कहा गया है कि हम लोग इसका उपभोग इतना ही करें। ये भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा खा रहा है, सारा ज़मीन वो कैप्चर किए हुए है, सारा अनाज जो होगा उसी का होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप उतना ही भोग करें, उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए ज़रूरत है। जैसे जानवरों के बारे में कहा जाता है, शेर और चीता के बारे में कहा जाता है कि वो लोग उतना ही खाता है, उतना ही जानवर को मारता है जो, क्योंकि उसको तो मांस खाए बिना रह नहीं सकता है। तो उसको ऐसा नहीं कि 5-6 हिरण को काट करके मार करके रखे हुए हैं 1 बाय 1, किसी को नहीं उसमें शेयर करने देता है, ऐसा नहीं। वो खा के छोड़ दिया, फिर अपना सियार या दूसरे जो जानवर हैं खाते हैं। तो प्रकृति का ये नियम है। तो अगर हम लोग संचय करना चाहते हैं, संचय किसके लिए करें? हमारे जो पूर्वज हैं संचय करते थे, बिरला टाटा वगैरह की बात करते हैं, तो वो उन्होंने संचय करके धन जो जमा किया उसका उपयोग अच्छे काम में लगाना चाहिए। चाहे धर्मशाला बनता है, मंदिर बनता है, सड़कें बनती हैं, जन कल्याण के काम में लगाना चाहिए। और उस संचय का कोई महत्व नहीं है कि अपने ही भोगते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो उपनिषद है, ये इस बात की मतलब इसको तवज्जो नहीं देता है। हम लोग को मिल बैठ करके खाना चाहिए। और पहले भी जमींदार लोग थे, उसके ज़माने में भी जब कुछ अकाल होता था तो उसमें वो लोग कुछ खुदाई वगैरह शुरू करते थे, तालाब को खुदवाना शुरू करते थे ताकि कुछ लोगों को अनाज मिले, भोजन के लिए उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे गोडाउन में अनाज सड़ रहा है। पहले जैसा होता था FCI गोडाउन में अनाज सड़ रहा है, लेकिन सरकार देती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा देंगे तो केओस हो जाएगा। लेकिन इस सरकार ने कम से कम ये किया कि अगर हमारे पास अनाज जमा हो रहा है तो वो उसको तुरंत वितरित कर दिया जाए। और अभी आप जानते ही हैं कि हर एक परिवार को 5 किलो के हिसाब से अनाज मिलता है। कम से कम इतना तो है, सबका पेट भर रहा है। और अगर कोई उसको दुरुपयोग भी कर रहा है, बेच भी रहा है, तो कम से कम उस पैसे का अच्छा उपयोग कर रहा है कि बच्चे को पढ़ा रहा है या किसी की ये स्वास्थ्य में खर्च करना होता है तो किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कुंदन जी ने इस बात को कहा भी कि हमारे गांव में आने का प्रोग्राम बनाएंगे। और आप लोगों से आह्वान है कि एक दिन हमारे गांव आइए गोली, और बहुत दूर नहीं है। और आप लोग कहाँ नेपाल और कुशीनगर और बनारस कहाँ सारनाथ सब गए हैं, तो हमारे गांव तो खैर बहुत नज़दीक है। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूपी में बहुत सारे गाँव में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो उसमें है कि आपको जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम लोग अगर बदलना चाहते हैं तो या उसकी रफ्तार को कम करना चाहते हैं तो हम लोग को पर्यावरण को बचा के रखना पड़ेगा। तो उसमें वृक्षारोपण जो आप कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अभी मैं देख रहा था, चीन ने हम इंडिया को ऑफ़र किया है, भारत को ऑफ़र किया है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण है तो उसको कैसे कम किया जाए। उन लोगों ने बीजिंग की स्थिति, पीकिंग की स्थिति वैसी थी तो उसको उन्होंने बदला है। तो उसमें वृक्षारोपण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 36 मिलियन पेड़ उन्होंने लगाया।
तो उसके कारण वहाँ का पर्यावरण में बदलाव है। तो मैं चाहूँगा कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जिसमें कई तरह के काम किए जाते हैं वृक्षारोपण के अलावा, और भी ऐसी खेती हो जो कि अगर सुखाड़ भी है तो उसमें भी वो पौधे बच सकते हैं, और जो अतिवृष्टि है तो उसमें भी बच सकते हैं। इस तरह का हम लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोगों से भी संपर्क में रहेंगे, और वो लोग जो बताएंगे वो हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग भी सीखें। हमारे जो किसान हैं तो हम अपने गांव में भी करेंगे, और यहाँ भी हम चाहेंगे कि ये हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। इस साइकिल पे संडे प्रोग्राम को आकाशगंगा आगे बढ़ाए, और ये सालों साल चले। सभी लोगों ने कमिटमेंट दिया ही है कि जीवन भर हम इसका साथ देंगे। तो मेरा भी वैचारिक रूप से आपका साथ है, और मैं चाहूँगा कि फिर कभी मौका मिले आपको।